चलिए, आवेशन और आवेशन की विधियां। आवेशन क्या होता है? चार्जिंग। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। एकदम शांत रहिए। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन, इंग्लिश में चार्जिंग कहते हैं। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, किन विधियों द्वारा किया जा सकता है, इन विधियों को अब जानते हैं। तो कल बच्चों हमने आपको 3 विधियां बताई थी, जिन विधियों द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को हम आवेशित करेंगे। पहला था भौतिक स्पर्श विधि, बाय फिजिकल कांटेक्ट। इसमें क्या होता है? एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा देते हैं, तो इस पर प्लस है तो इस पर भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि स्पर्श कराए हैं। और इस पर माइनस है तो इस पर भी माइनस आ जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप करंट को भी ऐसे फ्लो करते हुए देख सकते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है एक से दूसरे में, इस वजह से अनावेशित भी आवेशित हो जाता है। ठीक है। दूसरा, घर्षण विधि। हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग में भी ये चीजें पढ़ा कि जब दो उचित वस्तुओं को उचित तरीकों से घर्षण कराया जाए। सबको घर्षण कराते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि सब पदार्थों की प्रकृति अलग अलग है। सब पर उम्मीद करें कि एक ही रिजल्ट आए, ये संभव नहीं है। सब पदार्थ अलग अलग रिजल्ट देंगे। तो जब उचित पदार्थों को उचित तरीकों से रगड़ा जाए, घर्षण किया जाए, तो वे दोनों आवेशित हो जाते हैं। घर्षण से पहले दोनों आवेशित नहीं थे। जैसे फ्रैंकलिन के प्रयोग में हमने पढ़ा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। रगड़ने से पहले ना तो कांच आवेशित था न रेशम। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, दोनों आवेशित हो गए। तो इसमें होता क्या है? जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, उचित वस्तुओं को उचित तरीकों से घर्षण कराया जाता है, तो घर्षण वाले बिंदु पर जब घर्षण होता है ना, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। आग की उत्पत्ति तो घर्षण से ही हुई है ना, पत्थरों को रगड़ने से हुई है। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा उत्पन्न होने से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में भाग जाते हैं उस ऊष्मा के कारण। आप खुद सोचो, इसी लोहे के प्लेट को हम गर्म करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर हमारे शरीर तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तुरंत गर्मी का एहसास होने लगेगा कि पीछे वाला वस्तु गर्म है, ऊष्मा प्रवाहित कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है। तो जब घर्षण कराते हैं तो घर्षण वाली जगह पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, जो भी ठंडी हो जो गर्म हो। वो तो पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दिया वो धनावेशित हो जाता है, और जो लिया तो दोनों पदार्थ आवेशित हो गए, दोनों के दोनों आवेशित हो गए। ये घर्षण विधि में होता है। तीसरा, प्रेरण विधि, विद्युत प्रेरण बाय इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये समझना है, इसमें थोड़ी सी फिजिक्स है, बाकी सब तो बिल्कुल जनरल चीजें हैं। इसमें क्या होता है, आपको कल ये बताए थे, कारण नहीं बताए थे। प्रेरण विधि में क्या होता है कि एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के बिल्कुल निकट ले जाइए। जितना निकट ले जाइएगा उतनी अच्छी रहेगी। दूर रखिएगा, ये क्रिया कम होगी। एक निश्चित दूरी के आगे रख दीजिएगा, होगी नहीं। तो जब एक आवेशी चालक को एक अनावेशी चालक के बिल्कुल पास में ले जाते हैं, फिगर करके हम बता रहे हैं आपको। ये मान लीजिए एक ये आवेशी छड़ हो गया, ये अनावेशी छड़ हो गया। आवेशी छड़ है तो मान लो इस पर प्लस है, और ये अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस पर इस सिरे पर माइनस आ जाता है और इस सिरे पर प्लस अपने आप। इसके सिरे पर यहां माइनस और दूसरे सिरे पर प्लस। नजदीक वाले सिरे पर विपरीत चिन्ह, दूर वाले सिरे पर समान प्रकार का चिन्ह आ जाएगा। अर्थात अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां विपरीत, दूर वाले पर समान चिन्ह। यहां माइनस तो यहां भी माइनस, यहां प्लस। तो इस प्रक्रिया को विद्युत प्रेरण कहते हैं। पहले प्रेरण जानिए, उसके बाद प्रेरण का कारण भी जानेंगे। विद्युत प्रेरण क्या है? जब
एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के निकट ले जाते हैं तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर, नजदीक वाले सिरे पर विपरीत चिन्ह का आवेश उत्पन्न हो जाता है, दूर वाले सिरे पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। इस तरह से आवेश उत्पन्न होने की यह प्रक्रिया, यह घटना विद्युत प्रेरण कहलाती है। परिभाषा समझ में आया? जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के निकट ले जाएं और ऐसा करने से आवेशित चालक में पास वाले सिरे पर विपरीत चिन्ह का आवेश और दूर वाले सिरे पर समान प्रकार का आवेश आ जाए तो यह प्रक्रिया विद्युत प्रेरण कहलाती है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहलाती है। अब सवाल यह है कि विद्युत प्रेरण का कारण क्या है? ऐसा पास में ले जाने से क्यों इस पर विपरीत चिन्ह का आवेश आएगा? अब ये बात समझिए, कल भी हमने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है, चाहे आवेशित हो या ना हो। तो इसमें भी बच्चों इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखो, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है ना, इसके अंदर धन आवेश, ऋण आवेश दोनों है। बिल्कुल, इस पदार्थ के अंदर धन आवेश भी है, ऋण आवेश भी है। अब देखिए, जब इस आवेशित चालक को इसके पास ले गए, बिल्कुल नजदीक, तो कल बच्चों हम लोगों ने आवेशों का गुण पढ़ा था। क्या गुण पढ़ा था? पहला वाला आकर्षण प्रतिकर्षण वाला क्या गुण होता है? सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय मतलब प्लस किसको खींचेगा अपनी ओर। तो जब नजदीक ले गए तो इसका प्लस इसमें से माइनस को, अरे उसमें माइनस है ना जी, ये थोड़े कह सकते सर माइनस नहीं है। हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, धनावेश, ऋणावेश दोनों समान मात्रा में मौजूद रहते हैं, है ना। तो ये प्लस वाला इसके अंदर से किसको खींचेगा? तो ये सारे इसके माइनस इस सिरे पर आ जाते हैं और प्लस प्रतिकर्षित होकर और वह आवेशित हो जाता है। सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा हो गए और प्रोटॉन अलग हो गए। तो इस तरह से वह पदार्थ भी और देखो विपरीत चिन्ह का आवेश आ जाएगा। अगर यह माइनस होता तो किसको खींचेगा? प्लस को। तो विद्युत प्रेरण का यही कारण है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। और इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नाम देंगे हम लोग स्थिर वैद्युत बल। क्या नाम देंगे? स्थिर वैद्युत बल। बच्चा लोग, यह बल आकर्षणात्मक भी है और प्रतिकर्षणात्मक भी है। आकर्षणात्मक कब बल होगा? यह जब दो आवेश विजातीय रहे, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस। और प्रतिकर्षणात्मक कब होगा? जब सजातीय रहे, दोनों या तो प्लस या दोनों, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले इस बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यह बल कितना हो, यह बल कितना हो, इसके लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया। नियम क्या है? सेम गुरुत्वाकर्षण वाला नियम है। द्रव्यमान की जगह आवेश कर देना है। दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। गुरुत्वाकर्षण बल वह केवल आकर्षण का होता है, लेकिन हमने जाना कि यह आकर्षण भी है, प्रतिकर्षण भी है। कब आकर्षण कब प्रतिकर्षण, ये हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो यह बल आकर्षणात्मक भी है, अंतर यही है। वो वाला बल केवल आकर्षण का था, वहां तो प्रतिकर्षण हो ही नहीं सकता गुरुत्वाकर्षण में, लेकिन नियम सेम है वही। कूलम्ब ने हूबहू गुरुत्वाकर्षण के नियम को ही फॉलो कर लिया। उस नियम में लिखते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का बल उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल, केवल द्रव्यमान की जगह आवेश कर दो, बाकी हूबहू उतार दो। दो वस्तु है तो उस वस्तु का आवेश भी होगा। ये पहली वस्तु ए, दूसरी वस्तु, इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इस वस्तु पर आवेश, इस वस्तु पर आवेश। आवेशित वस्तुओं के बीच ही लगेगा ना, आवेशित नहीं है तो थोड़े ना लगेगा, ये नहीं लगेगा ना, ये तो आवेशों के बीच। तो कूलम्ब के अनुसार किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हूबहू वही नियम है ना, याद करने का टेक्निक है ये।
ये सर केवल आपको गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान की जगह आवेश कर देना है, और याद रखना कि वहां केवल आकर्षण होता है और यहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही बात है। तो चलिए मान लिया कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कौन है? F। तो कूलम के अनुसार F समानुपाती और F व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों सूत्रों को एक साथ इकट्ठा करोगे तो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो है ना। इस K का मान कूलम्ब ने प्रयोग द्वारा ज्ञात किया और एक अन्य रूप में फिर से बदला। इस नियतांक के तो समानुपातिक नियतांक है ना जी, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। तो यहां पर कूलम्ब ने जब समानुपाती नियतांक K का मान निकाला तो K का मान निकाला एक अन्य रूप में, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक अन्य नियतांक लाया। यह भी नियतांक है, इसको भी वैद्युत नियतांक कह सकते हो। एप्सिलॉन ये अन्य भाषा का शब्द है, एप्सिलॉन 0 लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है, C लिखकर ऐसे काट देना है। इसको कहेंगे एप्सिलॉन, यहां 1 है तो एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन R, जो भी है पढ़िएगा उसके नाम से। एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कूलम्ब ने इस समानुपातिक नियतांक K का मान निकाला एक अन्य नियतांक के रूप में, और बच्चों इसका मान उसने दिया 9 × 10⁹, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है ना। और मात्रक क्या होगा? मात्रक चलिए देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। K का मात्रक निकाल रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम्ब कूलम्ब स्क्वायर ना, बटा में Q1 Q2 कूलम्ब स्क्वायर। तो K का मात्रक बीमा हो गया। तो K एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान कूलम्ब ने प्रयोग द्वारा कितना निकाला? 1/4 पाई, पाई तो आप जानते ही होंगे 22/7, और एक नियतांक और लगा दिया एप्सिलॉन 0। अब देखो 0 कहां लगता है, 0 क्यों लगाते हैं? 0 का मतलब कहीं 0 लगता है उसका भी तात्पर्य समझ लीजिएगा। 0 मतलब शून्य, शून्य मतलब हवा या निर्वात। कहीं 0 शब्द का इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब हवा या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए ये माध्यम हो गया। और इस माध्यम इसका नाम क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? एप्सिलॉन 0। यह भी एक नियतांक है और इस नियतांक को नाम दिया गया परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये 0 है तो निर्वात या वायु के लिए क्या? परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे? वैद्युत नियतांक नाम है, यहां वैद्युत नियतांक है। ये एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, नाम अलग अलग होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, हिंदी में कहिएगा तो परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता। किसकी वैद्युतशीलता? 0 किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए वैद्युतशीलता। हर माध्यम के लिए बच्चों लोग ये अलग अलग होता है। कैपिटल G को तो हमने पढ़ा सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब हर माध्यम के लिए फिक्स, वो बदलने वाला। ये ऐसा नहीं है, ये माध्यम बदल जाए तो ये बदल जाएगा। ये माध्यम, ये जो नियतांक है परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता, यह एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। फिलहाल 0 लिखा हुआ है निर्वात या वायु के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए नहीं। उसके लिए भी जानेंगे कोई अन्य माध्यम हो तो क्या होगा। तो इसका मान आप बच्चों निकाल सकते हो। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान इतना, तो एप्सिलॉन 0 का मान उसको बटा में लेते आओ, 4 पाई × 9 × 10⁹ आ जाएगा ना।
तो एप्सिलॉन जीरो का मान आ जाएगा 8.854 गुणे 10 के घात -12। ये बटा में लाओगे, यहां आएगा ना। एप्सिलॉन जीरो को 9 गुणे 10 के घात 9 की जगह ले जाओ और 9 गुणे 10 के घात 9 को बटा में लाओ, तो देखो एप्सिलॉन जीरो का मान निकल जाएगा कितना होता है। तो बच्चों वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 8.854 गुणे 10 के घात -12। मात्रक निकालना चाहोगे तो मात्रक क्या होगा? देखो ये मात्रक बटा में ना आएगा, तो बटा में आएगा तो ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन। और बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हो कि परावैद्युतांक का मात्रक क्या है, बीमा क्या है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपका तैयार हो गया कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 8.854 गुणे 10 के घात माइनस, प्रमाणित है, ये ध्यान देना, ये मान प्रमाणित है और ये मान प्रयोग द्वारा है। ये मान प्रयोग द्वारा निकला, लेकिन ये मान तो इसमें आसानी से निकल जाएगा। ये मान है तो इसमें रख के निकाल सकते हैं, गुणा भाग करके निकाल सकते हैं। परावैद्युतांक एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर प्रति, और बीमीय सूत्र भी निकाले। चलिए इसके बीमीय सूत्र निकाल लिया जाए। तो बच्चों कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब मतलब आवेश ना, आवेश का मात्रक कूलम्ब ना, आवेश का बीमीय सूत्र बताए थे AT, धारा गुणे समय। तो AT का स्क्वायर बटा में न्यूटन, न्यूटन मतलब बल ना, बल का बता दो MLT-2, और मीटर स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर। सही है। यह M ऊपर जाएगा, L 2 और 1 3 -3, T -2 ऊपर जाकर, अब +2 पहले से है, और A का घात 2। तो परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र A-1 L-3 T4 A स्क्वायर। याद रहेगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जामों में। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका बीमा कितना होता है। 3 मान तो ये कम से कम हर जगह आते हैं। 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट तैयार हो गए। तो परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों अब कूलम्ब का नियम हम लोग का क्या हो जाएगा? कूलम्ब के नियम पर आते हैं। यहां के का मान के का मान ये ना, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कूलम्ब ने कितना बताया? के है ना ये। तो ध्यान देना, इसको कहीं कटाना उटाना मत, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू देगा। कहीं कटने वाला न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ना तो मिल जाता है, तो कटा देंगे तो बच्चा लोग फंस जाएंगे। नहीं कटाएंगे तो इसका तुरंत इतना बराबर 9 गुणे 10 के घात 9 लिखेंगे। कभी नहीं कटाना है उसको, 10 का 10 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो छोड़ देना है। तो ये कूलम्ब का नियम हो गया। लेकिन यह नियम केवल किस माध्यम के लिए है? अभी हमने कहा जीरो लग जाए तो जीरो निर्वात या वायु के लिए होता है। निर्वात या वायु को जीरो कहेंगे। कहोगे सर निर्वात या वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम में ये सब एक्सपेरिमेंट करना हो, जल में करना हो, मान लो लोहे धातु के अंदर करना हो, लोहे में करना हो, किसी अन्य तरल माध्यम में करना हो, तो तब तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये निर्वात का परावैद्युतांक हुआ या वैद्युतशीलता हुआ, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ। दूसरे माध्यम में अगर चले तो ये फॉर्मूला वहां लागू नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला केवल निर्वात या वायु के लिए होगा। तो अगर कोई दूसरा माध्यम आ जाता है तो वहां पर तो ये फॉर्मूला लागू करेंगे नहीं, तो फिर फंस जाएंगे। तो किसी अन्य माध्यम के लिए कूलम्ब लॉ किस तरह से एक्टिव हो, तो उसके लिए अब जानिए सापेक्षिक परावैद्युतांक, सापेक्षिक रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सापेक्षिक परावैद्युतांक, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव, सापेक्षिक
हमने बच्चा लोग 11वीं क्लास में पढ़ा था सापेक्षिक वेग, मतलब किसी दूसरे के अपेक्षा। जब सापेक्षिक आ जाता है ना तो दो व्यक्तियों की तुलना करना पड़ता है कि इसकी अपेक्षा इनका द्रव्यमान क्या है, इनकी अपेक्षा इनकी साइकिल की चाल क्या है। तो जब सापेक्षिक शब्द आता है ना तो यहां दूसरे की सापेक्ष लेकर चलना पड़ता है। तो मान लो ये लोहा है, हम लोहे की बात करते हैं, वायु को छोड़िए अब लोहा में आ जाते हैं, या जल के अंदर हम ये प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये लोहा है, इस लोहे का अपना स्वयं का परावैद्युतांक, ये तो निर्वात का है ना बच्चों, इस लोहे का भी अपना परावैद्युतांक होगा, लोहा भी एक ठोस माध्यम है। तो मान लो इस लोहे का अपना परावैद्युतांक एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या है? लोहे का यानी माध्यम का अपना खुद का, किसी के सापेक्ष नहीं, अपना स्वयं का। मेरी साइकिल के वेग इतनी है, उसके सापेक्ष दूसरा वेग हो जाएगा। मान लो दो मित्र साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, एक 15 मीटर, तुम 15 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तुम 15 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो और तुम्हारा मित्र 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तुम्हारी साइकिल की चाल और मित्र के सापेक्ष तुम्हारी चाल 5। तो देखो दो आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहा है। तुम्हारा खुद का पूछ रहे हैं तो कह रहे हो कि 15, और उसके सापेक्ष पूछ रहे हैं तो यही बात समझना है। यहां भी सापेक्षिक है भाई, शब्द नहीं बदलेंगे, अर्थ नहीं बदलेगा, भले ब्रांच बदले हुए हैं, वहां गति में था, यहां इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में है। तो सापेक्षिक मतलब किसी के सापेक्ष। तो चलो इस लोहे का खुद का कितना? एप्सिलॉन। और किसके सापेक्ष? तो भाई ये खुद सोचो, ये लोहा है तो इसके अगल बगल का माध्यम वायु या निर्वाते होगा, कोई दूसरा माध्यम नहीं होगा। तो सापेक्षिक में हमेशा किसके सापेक्ष निकाला जाता है? वायु या निर्वात के सापेक्ष। इस लोहे का सापेक्षिक परावैद्युतांक हमें चाहिए अगल बगल के इसके माध्यम के सापेक्ष। तुम्हारे साथ तो तुम्हारा मित्र जा रहा था, तो तुम्हारे मित्र के सापेक्ष में तुम्हारी चाल ज्ञात की गई। तो यहां पर इस लोहे के सापेक्ष कौन सा माध्यम है? वायु या निर्वात। निर्वात या वायु दोनों का लगभग एक ही होता है, पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर होता है। वायु का जितना हो उतना ही निर्वात का भी होता है, 8.854 10 के घात -12। तो बटा में निर्वात या वायु ये फिक्स रहेगा। ये किसके सापेक्ष? हमेशा निर्वात या वायु। और सापेक्षिक को सूचित कर लो, रिलेटिव इंग्लिश होता है ना, तो एप्सिलॉन आर। आर मतलब रिलेटिव, सापेक्षिक। तो एप्सिलॉन आर का सूत्र हो जाएगा एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन को कहेंगे निरपेक्ष परावैद्युतांक, एब्सोल्यूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। निरपेक्ष परावैद्युतांक मतलब किसी के सापेक्ष नहीं, खुद का, खुद का, किसी के सापेक्ष नहीं। और नाम क्या देंगे हम लोग? निरपेक्ष परावैद्युतांक। निरपेक्ष का मतलब दिमाग में बैठाना है क्या? खुद का, खुद के सापेक्ष, किसी दूसरे के सापेक्ष नहीं, खुद का, स्वयं का। और जब सापेक्षिक करेंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा। खुद का हमारी साइकिल की चाल कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड, और मित्र के सापेक्ष 5, घटा दिए 10, वो भी तो 10 से आ रहा था। तो इस लोहे का खुद का एप्सिलॉन और सापेक्षिक वायु के सापेक्ष एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0। भाग देने का, अगर 8 है ये 2 है तो 2 से भाग दे दो 4 बार, 4। तो बच्चों एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? अब एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। ये सूत्र इस्तेमाल करोगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आते हैं। एप्सिलॉन सापेक्षिक निरपेक्ष परावैद्युतांक बराबर निर्वात या वायु का परावैद्युतांक गुणे माध्यम का सापेक्षिक परावैद्युतांक। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। चलिए इस लोहा का खुद के सापेक्ष में कूलम्स लॉ एक्टिव करें। चलो तो लोहा का खुद के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष नहीं, वायु वाला नहीं, लोहा में चलें। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई लोहा का एप्सिलॉन ना, अब वायु नहीं है, लोहा का, तो एप्सिलॉन। ठीक है। और एप्सिलॉन का मान देखो, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, 0 को नॉट एक्चुअली कहा जाता है इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन का मान? तो बच्चों ये जो हमने फॉर्मूला लाया, यह फॉर्मूला एप्सिलॉन आर मतलब सापेक्षिक परावैद्युतांक किसी भी माध्यम में होगा।
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ वायु या निर्वात में होगा और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किसी भी माध्यम में होगा। किसी भी माध्यम में बच्चों, किसी भी, जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कहो सर इसमें वायु भी है, मतलब इस सूत्र में ये वाला सूत्र भी है। तो भाई शब्द पर ध्यान दो, थोड़ा सा हिंदी ग्रामर भी सोचो। किसी भी माध्यम में, तो कहेगा सर ये वाला निकाल कर दिखाई ना उसमें से। जब कह रहे हैं कि ये किसी भी माध्यम में है तो इसमें हमको निर्वात वाला निकाल कर दिखाइए, हमको निर्वात का जानना है। ये छोड़िए पहले क्या बताए थे, इसमें से हमको निर्वात निकाल कर दिखाइए। तो बच्चों चलिए निर्वात के लिए चेक करते हैं फिर से एक बार कि क्या इस माध्यम में, जो कि हमने कहा कि किसी भी माध्यम में, कूलम का नियम ये है। अब इसको निर्वात में फिर से एक बार लागू करके देखें, क्या ये निर्वात में है कि ऐसे ही सर बोल रहे हैं। तो चलो, निर्वात या वायु का सापेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन सापेक्षिक कैसे निकालते हैं, माध्यम का खुद का अब बटा में निर्वात या वायु। ये तो फिर देखो घेरे हैं, ये नहीं बदलेगा, ऊपर माध्यम बदलते रहें, लेकिन नीचे वाला ये वायु के सापेक्षिक करना है आपको, है ना। तो चलो वायु का सापेक्षिक परावैद्युतांक कितना होगा, तो एप्सिलॉन की जगह वायु का तो एप्सिलॉन 0 से लिखते हैं ना, अब बटा में एप्सिलॉन 0 रहेगा ही। तो ये भी याद रखना, वायु का सापेक्षिक परावैद्युतांक कितना होता है, याद रख लेना है। अब ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वायु का रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सापेक्षिक परावैद्युतांक 1 होता है। प्रूफ करके हम दिखाएं। अब चलो तो उस फॉर्मूले में लागू करो, तो एप्सिलॉन आर कितना हो गया, तो F बराबर यही है निर्वात या वायु के लिए। देखो तो मतलब अब याद रहा, आपका कूलम्स लॉ पूरा कंप्लीट हुआ। कूलम नियम में तीन रूप हैं। पहला, निर्वात या वायु में इतना, किसी माध्यम में इतना, और किसी भी माध्यम में ये। तो इस फॉर्मूले का मल्टीपर्पस यूज होगा। यही फॉर्मूला हम लोग पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली कहीं भी करिएगा, एक कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। मान लो यहां करें तो बगल में माध्यम, यहां करें तो माध्यम 90% में माध्यम निर्वात या वायु ही होगा। 100 क्वेश्चन बनाएंगे, 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन निर्वात या वायु के लिए, 10 से क्वेश्चन इधर उधर होगा। मतलब इसी फॉर्मूले का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम लोग 90%। दैनिक भाषा में हम लोग यही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लेकिन दिमाग में बैठा लेना 0 है, ये निर्वात या वायु है। कहीं क्वेश्चन में पढ़ना अलग माध्यम है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करते हो तो गलती होने की संभावना बिल्कुल, कोई भी माध्यम हो, कहोगे सर हम तो इसी को इस्तेमाल करेंगे, भले 90% यही होता है, लेकिन वो मल्टीपर्पस है किसी माध्यम के लिए, तो इसी को लेकर हम लोग चलेंगे बिल्कुल। और माध्यम निर्वात या वायु हो तो एप्सिलॉन आर को 1 कर दो, निर्वात या वायु हो जाए तो कोई अन्य तरल माध्यम है तो उसका भी एप्सिलॉन आर कुछ दिया रहेगा, नहीं दिया रहे तो हल थोड़े होगा, उसका मान चाहिए। हर माध्यम के लिए अलग अलग होगा, हर माध्यम के लिए अलग अलग होगा। तो बच्चों ये कूलम्स लॉ पूरा कंप्लीट हुआ। अब इस कूलम के नियम में कुछ कमियां भी हैं। कमियां कहां हैं, कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे। पहला कमी या सीमा कहेंगे, सीमा मतलब लिमिटेशंस, कम सीमा का मतलब दोष भी होता है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, हमको नहीं आया, क्योंकि हमारे भी ज्ञान की एक सीमा है, तो लिमिटेशंस का मतलब ये उससे बाहर वो काम ही नहीं करेगा, उस पर वो लागू ही नहीं होगा, वो बता ही नहीं पाएगा उसका मान। इसको कहेंगे सीमा, लिमिटेशंस। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत बताया वो चीज हो गया कि वो गलती हो गया है, गलत चीज बता दिया किसी ने, वैज्ञानिक ने कोई गलत नियम दे दिया, ये गलती। सीमा का मतलब, दोष का मतलब ये गलती मत निकालना। तुमने पूछा, हम उसका जवाब नहीं दे पाए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसे नहीं मिल पाया, ये कह सकते हो सर, हम कहेंगे ये इस पर नहीं बनेगा। कोई सर ये नियम बताएं तो बनना चाहिए ना। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन कैसे रह सकते हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, प्रतिकर्षित करेगा।
सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण। तो फिर वहां कूलम का नियम कैसे लागू होगा? नाभिक नहीं बनना चाहिए, नाभिक टूट जाए, लेकिन नाभिक तो अस्थायी होता है, नाभिक टूटता नहीं है। तो वहां पहला सीमा, वहां पर कूलम्स लॉ लगता ही नहीं है। नाभिक का आकार 10 के घात -15 मीटर है। इतनी कम दूरियों पर यह नियम नहीं लागू होता है ना। नाभिक के अंदर स्थिर वैद्युत बल यानी कूलम का बल नहीं लगता। पहली सीमा यह है कि इतनी कम दूरी पर यह नियम लागू नहीं, अल्प दूरियों के लिए नियम लागू नहीं है और बहुत ज्यादा दूरियों के लिए भी नहीं, क्योंकि वैद्युत बल की भी एक लिमिटेशन है, 2 मीटर 1.5 मीटर यही। तो न तो ज्यादा दूरियों के लिए सत्य है और न ही कम दूरियों के लिए। इसकी सीमा तय कर दी गई कि इतनी कम दूरी पर नहीं जाना है आपको। और ज्यादा अधिक ये नहीं कहोगे सर सूर्य कहां है, पृथ्वी कहां है, चलिए स्थिर वैद्युत बल। एक एग्जाम्पल से समझो कि स्थिर वैद्युत बल की रेंज कितनी होगी। आपको रेंज 11th क्लास में रेंज बताए थे ना, तीनों गुरुत्वाकर्षण बल पूरा समझाए थे, भगवान जी का डिग्री भी चेक किए थे, याद है ना, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। नाम अपना वही लिखवाएंगे। बड़ा खतरनाक चीज की खोज की है। एक रेडियो बज रहा हो, बैटरी उटरी हो, सही सलामत हो, उस बजते हुए रेडियो को इस धारा प्रवाहित तार के निकट ले जाओ, कुछ प्रभाव महसूस होता है? नहीं। एक रेडियो को एक धारा प्रवाहित तार के बगल में ले जाओ, घनघनाने लगता है? नहीं देखे हो? रेडियो देखे हो, बजाए हो? कभी किए नहीं है, आज जाके करना। घनघनाता जे, जैसे जैसे तार से दूर ले जाओ घनघनाहट, और यहां पर आते आते तो समझ लो यही इसकी सीमा है। इस स्थिर वैद्युत बल की इतनी ही सीमा है जितनी सीमा तक वह रेडियो घनघनाया। एक एग्जाम्पल बोले। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है एक कंपास चुंबकीय सुई, उसको धारा प्रवाही तार के पास ले जाओ, घूमने लगेगी ऐसे, है ना। और उससे जैसे जैसे दूर, ऑस्टेट का प्रयोग पढ़े होगे, जैसे जैसे दूर ले जाओगे यहां जाकर वो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समझ लो इसका क्षेत्र उतने तक है। ये मैक्सिमम 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर, इससे ज्यादा नहीं। मिनिमम की कोई सीमा तय नहीं हो सकती भाई। इसके नजदीक ले जाओ तो लगेगा ही ना। मिनिमम की सीमा कभी होगी? गुरुत्वाकर्षण बल मिनिमम नहीं, मिनिमम की कोई सीमा, मिनिमम 0, सटा दो इसमें। मिनिमम कोई राशि नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम का मतलब क्या? नजदीक आइए, जितना नजदीक आइएगा उतना प्रबल होते जाएगा। तो अब तो एक ही कारण बचता है, चिपकना। अब इससे मिनिमम तो कोई हो नहीं सकता, मिनिमम का कोई नहीं। ये इतनी अल्प दूरी, मिनिमम ये कर सकते हैं 10 के घात -15 मीटर से नीचे कोई नहीं। कहिए तो ये कैसी राशि है जी? राशि कैसी? गणित में आओ। 1 मीटर का 10 के घात 15वां भाग, सुई का नोक भी नहीं होगा। सुई का नोक, एक बिंदु भी डालते हो, बिंदु इससे ज्यादा हो जाएगा। इससे कम दूरी पर ये नहीं लगेगा। और ये दूरियों के लिए सर, वहां पर कौन सा बल एक्टिव हो जाता है? नाभिकीय बल। बिल्कुल वहां अलग बल लगता है, और वह बल आकर्षण का है। अब वहां पर कहिएगा कि प्रोटॉन प्लस प्लस, इनके बीच आकर्षण लगता है, इनके बीच आकर्षण। अब गलत फहमी दिमाग में मत लाने, सर आप बोले थे सजातीय के बीच में प्रतिकर्षण, यहां बोल रहे हैं आकर्षण, क्योंकि वहां पर यह बल अस्तित्व ही नहीं रखता। वहां नाभिकीय बल आकर्षण का बल है, और वह न्यूट्रॉनों के बीच में भी लगता है। न्यूट्रॉन तो आवेशहीन है, मतलब नाभिकीय बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। धन आवेश हो, ऋण आवेश हो, उदासीन हो, उससे कोई मतलब। 2 कण होने चाहिए, कैसे भी कण। नाभिकीय बल आवेशहीन होता है, वो किसी आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो पहला कूलम का नियम ये हो गया कि न तो ये बहुत अधिक दूरियों के लिए सत्य है, न ही बहुत कम दूरियों के लिए। तीसरा, अधिक कम 2 हो गया। तीसरा, माध्यम बदल जाने से ये बल बदल जाता है। ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है ना, ये नियत रहने वाला नहीं है।
कैपिटल गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम बदल जाए, बदलने वाला था जी वो नहीं। यह एक मूलतः प्रायोगिक नियम है, यह भी याद रखना। बेसिकली यह एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, थ्योरिकल लॉ नहीं है। प्रयोग करो तो ही ये बातें क्लियर हो पाती है, मौखिक समझाए वो अलग मुद्दा है। मूलतः यह प्रायोगिक नियम है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो ये कूलम्ब के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, उसकी लिमिटेशंस भी है कि ये इस पर लागू होगा, इस परिस्थिति में लागू नहीं होगा। तो बच्चों आज का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास था। अब आगे जो भी टॉपिक होंगे सब इन्हीं सूत्रों से निकलेंगे, कूलम्ब के नियम से ही आगे के मान निकालेंगे, आगे के टॉपिक निकालेंगे। क्लियर है? चलिए कल और आगे चर्चा करेंगे इस पर।